दुनिया में अगर किसी भी मनुष्य को अपनी मंजिल को छूना है तो उसके लिए ईमानदार, मेहनती और लगनशील होना ज़रूरी है। मेहनत रंग लाती है और मंजिल तक पहुंचाती है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेहनत, ईमानदारी और लगनशील का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों की मंजिल को पाने के लिए मेहनत ज़रूरी है। देश में कोई भी इंसान आगे बढ़ा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत और ईमानदारी रही है। उसी कड़ी में सासाराम शहर के निवासी रणविजय सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपने ईमानदारी, लगन और मेहनत के बल पर आज एक अच्छे व्यवसाय के रूप में अपनी पहचान बना रखे हैं। मालूम हो कि रोहतास जिले के करगार प्रखंड की ग्राम पांजा निवासी स्वर्गीय भुवनेश्वर सिंह के इकलौते पुत्र शिव कुमार सिंह के 3 बेटों में सबसे बड़े और होनहार बेटे रणविजय सिंह काफ़ी कम उम्र में व्यवसाय के क्षेत्र में अपना एक अलग सिक्का जमा लिए हैं। आज इनका व्यवसाय उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले के अतिरिक्त और भी शहरों में फैला हुआ है। सासाराम को अपना व्यवसाय मुख्यालय बनाते हुए श्री सिंह लगातार आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बताया जाता है कि श्री सिंह 17 दिसंबर 1994 में सबसे पहले जय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सासाराम शहर में शोरूम खोलकर अपने व्यवसाय की शुरुआत की। उस समय शहर में यह शोरूम काफ़ी चर्चे में रहा करता था। उसके बाद श्री सिंह रियल एस्टेट के व्यवसाय में भी उतरकर काफ़ी बेहतर कार्य करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। उसके बाद श्री सिंह आगे बढ़ते ही गए और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को साकार करते हुए वाराणसी में एक भव्य शोरूम नोकिया केयर के नाम से शुरू की। श्री सिंह के अच्छे कार्य को देखते हुए नोकिया केयर ने 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किया था। अपने हौसलों को बुलंद रखते हुए श्री सिंह ने वर्ष 2012 में बजाज की एजेंसी लिए, जिनका क्षेत्र रोहतास और कैमूर जिला रहा। वर्ष 2013 में नोकिया केयर का डाउनफॉल होने के बाद श्री सिंह सैमसंग सर्विस सेंटर की शुरुआत किए। उसके बाद वर्ष 2015 में एलपीजी गैस एजेंसी की शुरुआत किए। वर्ष 2016 में पियाजियो का शोरूम खोलकर एक नए बिजनेस की शुरुआत किए। वर्ष 2017 में बाबा टेलीकॉम के नाम से सर्विस सेंटर का शोरूम खोले। इस तरह श्री सिंह लगातार नए नए व्यवसाय में कदम रखते हुए सासाराम वासियों को बहुत कुछ देने का काम किया, जिसकी चर्चा आम शहर वासियों के बीच होती रहती है। श्री सिंह का कहना है कि मैं आज जो भी हूँ, बाबा अवधूत भगवान के आशीर्वाद से ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा के नाम से ही मैंने अपने सभी फर्म का नाम रखते हुए बाबा ग्रुप में अपने सभी व्यवसाय को शामिल कर रखा हूँ, जिसमें खासकर बाबा सर्विस पाइप, नोकिया केयर, बाबा बजाज, बाबा सर्विस, बाबा ऑटो सेल्स, पियाजियो, सर्वश्री इंडियन गैस, बाबा टेलीकॉम, सैमसंग, बाबा ई ऑटो, हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के नाम से इनका व्यवसाय चल रहा है। आज बाबा ग्रुप से लगभग 100 परिवारों का भरण पोषण किया जा रहा है, जो एक बड़ी बात है। आइए देखते हैं बाबा ग्रुप के चेयरमैन रणविजय सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये कस्टमर सर्विस सेंटर है, इस तरह से ये इनका कार्यालय है। ये देखिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा है। ये गार्ड साहब हैं। क्या नाम हुआ गार्ड साहब आपका? लालजी प्रसाद जी। तो यहाँ आप सेवा दे रहे हैं जी। कितना साल हुआ? 6 साल। देखिए ये लालजी प्रसाद जी हुए, ये गार्ड हैं, ये बैठे रहते हैं। इस तरह कस्टमर केयर, यहाँ मोबाइल्स बनता है, मोबाइल सेवा होता है। ये सभी लोग अपने अपने लोगों की लगे हुए हैं, सेवा देते हैं मोबाइल का। मैं इसके इंचार्ज से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? पंकज कुमार। तो पंकज कुमार आप इंचार्ज हुए यहाँ के। किस तरह से सर्विस सेंटर में वर्क करते हैं? कस्टमर का फोन खराब हो जाता है तो यहाँ लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सा मोबाइल बनाते हैं? सैमसंग का और सैमसंग का ऑल। तो आपके निदेशक महोदय का क्या नाम है? विनय कुमार सिंह। आपके निदेशक महोदय रणजीत सिंह छोटे भाई विनय सिंह हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है। देखिए तो इस तरह से मेन मालिक तो रणविजय जी हुए ना, उन्हीं की देखरेख में ये सब चल रहा है। देखिए इस तरह से सारे कस्टमर्स हैं, ये अपनी अपनी मोबाइल को ये लोग बनाने आते हैं।
और इस तरह से ये मोबाइल का ये है अंदर, इसके अंदर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम त्रिलोक कुमार पड़ेगा। त्रिलोक कुमार। तो आप यहाँ कस्टमर सर्विस में क्या हैं? CCU है। इस तरह से मोबाइल सबका बनवा कर देते हैं आप? जी, हमारा काम है डिलीवर करना और मोबाइल को एक्सेप्ट करना। क्या नाम है आपका? गुड्डू। तो क्या यहाँ आप एज ए इंजीनियर। जी? इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर हैं। तो ये मोबाइल आप बनवाते हैं? सर्विस दिया जाता है, सैमसंग का सर्विस सेंटर है, सर्विस दिया जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए गुड्डू जी हैं, यहाँ के इंजीनियर हैं। इस तरह से सब लोग लगे हुए हैं, सेवा भाव से लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बाबा हैं जिनके बारे में श्री रणविजय सिंह ने हमें पहले बता चुके हैं, और इन्हीं के सहयोग या आशीर्वाद से वह इस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं। और ये रणविजय सिंह का बाबा बजाज के नाम से शोरूम खुला है, जो बौलिया से आगे न्यू एरिया के क्षेत्र में पायलट बाबा के पास पड़ता है। मैं इस शोरूम का कुछ सीन अपने कैमरे में कैद करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, बाबा बजाज का रिसेप्शन काउंटर है, जहाँ पर एक स्टाफ बैठे हुए हैं, अपना काम में लीन है। मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूँ कि कैसे यहाँ पर काम होता है। अच्छा दीदी, आपका नाम क्या है? शिवानी नाम है। यहाँ के इंचार्ज कौन हुए, जो बाबा बजाज कंपनी का इंचार्ज के रूप में डायरेक्ट? अच्छा, वहाँ आगे पे हैं। चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ बाबा बजाज के इंचार्ज से मिलवाता हूँ और उनसे कुछ जानने के लिए बात करता हूँ कि यहाँ पर कैसे ग्राहकों को क्या सुविधा दी जाती है। मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ बाबा बजाज के इंचार्ज मिस्टर रामेश्वर सिंह को। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का आप अपने एजेंसी, अपने सेंटर, अपने शोरूम में आप व्यवस्था दे रखे हैं और अपने कस्टमर्स को भी किस तरह हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं, बजाज के जो भी कस्टमर बजाज की गाड़ी लेते हैं, उनको गाड़ी लेने का कैश, फाइनेंस, ये दोनों साधन उपलब्ध है। फाइनेंस में 2-3 कंपनियाँ यहाँ पे रहती हैं, जैसे बजाज का अपना बजाज ऑटो फाइनेंस, SBI, कॉमन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गाड़ियाँ मुहैया कराते हैं कस्टमर्स को। इस तरह से माह में कितनी गाड़ियाँ निकल जाती हैं? माह में अप्रॉक्सीमेटली फाइनेंस पे मतलब 100 से 700 के आसपास गाड़ियाँ निकल जाती हैं। आपका क्षेत्र कैमूर में पड़ता है? जी हाँ, हमारा क्षेत्र कैमूर भी पड़ता है और रोहता कैमूर होता है 2 जिले। इस तरह से पूरा सेंटर कितना हुआ आपका, 2 जिला? हमारे दोनों जिला मिलाकर के सेंटर लगभग 17 सेंटर्स हैं, जिसमें हम महीने का 500 के आसपास गाड़ी सप्लाई देते हैं। 500? जी हाँ, 500 गाड़ियाँ इजीली मिलती हैं यहाँ। उन्होंने कहा कि कैमूर और रोहतास जिला मिला के दोनों जिला हमारे अंडर में है, और दोनों जिला मिलाकर जो इनका बहुत सारी गाड़ियाँ इस कंपनी की निकलती हैं। क्योंकि बजाज गाड़ी अपने आप में देश ही नहीं, विदेश में भी जाना जाता है। और इसके इंचार्ज से मैं आपको बताया वो आप लोगों ने ये पियाजियो बाबा ऑटो सेल्स, ये यहाँ 3 व्हीलर का ये शोरूम है। देखिए, बाबा ऑटोमोबाइल्स पियाजियो का ये शोरूम है। इस तरह से मैं अंदर चलकर पूछता हूँ शोरूम की। ये टेम्पू है, 3 व्हीलर बाबा ऑटो सेल्स। अब मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ
अमित कुमार, ये इंचार्ज हैं बाबा ऑटो सेंटर के। यहाँ 3 व्हीलर और 4 व्हीलर का सेल होता है। 4 व्हीलर कौन सी गाड़ी है उसके बारे में, और 3 व्हीलर वो जो टेम्पू है उसके बारे में मैं अमित कुमार से जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोग अपने कस्टमर्स को डील करते हैं और माह में कितनी गाड़ियाँ निकलती हैं। हम लोग कस्टमर की तरफ से जो कंपनी की तरफ से रूल्स आती है उस रूल्स की तरफ से हम लोग देखते हैं। और हम लोग में 4 व्हीलर में कमर्शियल व्हीकल है जो केवल माल ढोने के लिए काम होता है, और 3 व्हीलर में बोट है, आप पैसेंजर भी है और कार्गो भी, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। हम लोग माह में 30 से 35 गाड़ी पर मंथ पर दिन गाड़ी निकालते हैं। क्या मतलब इसका इमेज कैसा है मार्केट में? अभी हम लोग का अपना 50% का शेयर है, 50 से 60% का शेयर है। थोड़ा कोरोना के लेके हम लोग का मार्केट थोड़ा डल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए ये बाबा ऑटो सेंटर, ये बाबा ग्रुप का एक पार्ट है, बाबा ऑटो सेंटर। तो मैं अभी आप लोगों से रूबरू कराया अमित कुमार से, जो इंचार्ज है बाबा ऑटो सेंटर के। और अब मैं एक और यहाँ साहब हैं, रवि जी हैं, मैं उनसे भी आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। वो यहाँ किस हैसियत से हैं, किस तरह का काम करते हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि बाबा ऑटो सेंटर में आप का वर्क क्या है। और मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन का संबंधित काम करती हूँ, जो आपने बताया रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। देखिए अमित कुमार है, रवि कुमार है, ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं। ये भी एक बड़ा काम है क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी आप निकाल नहीं पाएंगे। इस तरह से इनकी भी जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मैं अमित कुमार से भी आप लोगों को बताया हूँ। इन्होंने बताया कि माह में मैं 35 गाड़ी निकाल लेता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोरोना काल के बाद तो हर बिजनेस पे आफत आई है, तो जाहिर चीज़ है कि इस बिजनेस में भी असर आया है। फिर भी 35 गाड़ियाँ अगर निकल जाती हैं, ये बड़ी उपलब्धि है। रणविजय सिंह नाम के मोहताज नहीं हैं। रणविजय सिंह सासाराम में ही नहीं बल्कि बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। रणविजय सिंह एक किसान के बेटे थे, लेकिन आज सासाराम शहर ही नहीं बल्कि शाहाबाद और मगध में इन्होंने अपने व्यवसाय के रूप में एक अच्छे उद्योगपति या एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को सामने लाया है, अपने आप को उभारा है। मैं रणविजय सिंह से आप लोगों का रूबरू कराता हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप एक किसान के पुत्र थे, एक किसान के पुत्र होने के बावजूद आप कैसे बिजनेस की ओर आए? शुरुआत से हमारे साथ कुछ ऐसा था कि वो डिसाइडेड था कि मेरे को बिजनेस में जाना है, हमारी रुचि थी और जीवन में बहुत कुछ हासिल करना था, जो शायद एक किसान या किसानी के माध्यम से नहीं हो सकता था। तो उस वजह से मुझे उन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए और जीवन में जो मुझे ज़रूरियात थी, जहाँ मेरे को पहुँचना था, बिजनेस ज़रूरी था। और कहीं ना कहीं हम अपने एक परिवार को एक आदर्श परिवार के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे। तो हमारे परिवार में जैसे हमारे जब दादाजी थे, बचपन से जब हम लोग उनका जो भी सानिध्य मिला, उनके माध्यम से जो कुछ भी हम सुनते थे, सीखते थे, तो वो जिला के एक आदर्श व्यक्ति थे। उनका एक व्यक्तित्व था, बड़े संघर्षशील रहे थे अपने दिनों में, और उन्होंने इस परिवार को स्थापित किया बहुत ही संघर्षों के बाद।
और वो एक बहुत ही अच्छे बड़े जमींदार भी थे। तो एक उस बैकग्राउंड से जुड़े होने के बाद एक समय के बाद फिर वो जमींदारी चली गई। हमारे फादर अपने पिता के इकलौते संतान थे और उन्होंने अपने समय में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उस जमाने में स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल किया, वो पॉलिटिकल साइंस से, और अपने बैच के सबसे अव्वल कैंडिडेट थे। उसके बाद उनको गवर्नमेंट की तरफ से जॉब भी ऑफर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दादाजी को ये पसंद नहीं था। और उस जमाने में क्या आपके दादाजी किस गांव के रहने वाले थे? पांजर से हम लोग। क्या नाम था? बाबू भुवनेश्वर सिंह। और आपके पापा का? श्री शिव कुमार सिंह जी। तो उस दौर में जॉब जो है, नौकरी जो है वो 3rd ग्रेड समझा जाता था, 3री श्रेणी में, और लोग बड़ा हेय दृष्टि से शायद देखते थे। तो उनको ये कबूल नहीं था कि हमारा बेटा जो है वो किसी दूसरे का चाकरी करे, नौकरी करे। तो इस वजह से उन्होंने अपने साथ ही उनको जोड़ लिया और फिर वो अपने पिताजी यानी हमारे दादाजी के साथ जुड़ करके और खेती के काम को अंजाम देने लगे। और एक अच्छी जो खेती की व्यवस्था है हमारे गांव में, उसको उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसका संचालन और परिचालन किया। तो हमारे परिवार में एक जो हमारा बैकग्राउंड था कि हमारे दादाजी जो थे वो एक अच्छे जमींदार फैमिली से आते थे। उसके बाद पिताजी ने एक किसान के रूप में अपने को स्थापित किया। तीसरा था कि चलो एक व्यवसाय के रूप में भी उस परिवार को स्थापित करना है, जो कि वो काम हमने अपने कंधों पे लिया और हम तीनों भाई मिल करके उस चीज़ को अंजाम दिए हैं और आगे भी दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे परिवार की ज़रूरत थी कि एक शिक्षा के रूप में भी हमको अपने परिवार को स्थापित करना था, जो काम शायद हम नहीं कर पाए थे और हमारे भाइयों के द्वारा भी उतनी उच्च स्तर तक नहीं जा पाया था, जो आज हमारे बच्चे, मेरे बच्चे और मेरे भाई के बच्चे। ये रणविजय सिंह, ये बाबा ग्रुप के प्रोप्राइटर हैं। सासाराम शहर में बाबा ग्रुप एक स्थान रखता है। इनका कहना है कि हमारे दादा और हमारे पापा दोनों किसान थे, किसानी किया करते थे और वहीं से ये परिवार आगे की ओर बढ़ा, काफ़ी आगे की ओर बढ़ा। अभी रणविजय सिंह ने कहा कि व्यवसाय के रूप में मैं अपने अभिभावकों से आशीर्वाद लेते हुए व्यवसाय के रूप में आया और आने के बाद जो मेरी चाहत थी, मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं उस ओर बढ़ा। कहीं ना कहीं बढ़ने में मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? व्यवसाय में मेरे पूरे परिवार ने सहयोग किया, जो भी उनके माध्यम से बन सकता था, और प्रेरणा कहीं ना कहीं गुरु का था। और हमारे गुरु हमेशा इसलिए हमको प्रोत्साहित करते रहे। गुरु का नाम क्या हुआ? गुरुपद संभव राम जी, अवधेश्वर भगवान राम जी। अच्छा, वाराणसी जी। और उनका है कि मालिक बनो, ठीक है, मालिक इन द सेंस नहीं कि रूल करो, मालिक इन द सेंस कि आप जॉब क्रिएटर बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, और आप खुद किसी की नौकरी न करके आपके साथ कुछ लोग करें, कुछ परिवार की आजीविका चले। तो समय समय पे इस चीज़ के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के कृपा से, उनके निर्देशन में, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए और पूरे परिवार का और पूरे गांव का, पूरे शहर का समर्थन, सहयोग समय समय पे मिला। शहर के प्रशासन वर्ग का भी मिला, बुद्धिजीवी वर्ग का भी मिला, सबका सहयोग रहा इसमें। और हमारे जो भी खुश ग्राहक हैं उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद और कृपा सर्वोपरि है हमारे लिए। वो हमारे शक्ति हैं, वो हमारे स्ट्रेंथ हैं, और उसके बदौलत हम आज। ये बाबा ग्रुप में अभी कौन कौन सा आपका ये है? देखिए, बाबा ग्रुप की जो अगर मैं बात करूं तो हमने शुरुआत करी थी सन 94 से, जब हमने शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रतिष्ठान जय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से स्थापित किया था। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज तकरीबन 27-28 वर्षों के बाद भी वो प्रतिष्ठान सेवारत है। आज भी वो लोगों की सेवा में है।
तो ये मैं 17 सितंबर 94 में हमारा पहला कदम था, एक व्यवसाय के विद्यार्थी के रूप में हमने वो शुरुआत की थी। उसके बाद हम रियल एस्टेट की ओर चले गए थे, बट रियल एस्टेट में हम कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे थे, सो मेरा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में हमने तकरीबन 8 से 9 वर्ष वाराणसी में ही रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम किया और अच्छा काम किया, और अपने शहर के अच्छे लोगों को हमने बनारस में, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोलेनाथ की नगरी है, हमारे अग्रेश्वर की नगरी है, और आज हमारे प्रधानमंत्री की कर्मभूमि बनी हुई है, तो वैसे जगह से हमने यहाँ के करीब करीब 150 परिवारों को बनारस में शिफ्ट किया, और वो आज उनका आशियाना उस शहर में बना हुआ है। हमारे माध्यम से कहीं ना कहीं हम उसमें एक कड़ी रहे। उसके बाद नेक्स्ट 2007-8 में हमने नोकिया के साथ हाथ मिलाया, और तब जो है टेलीकॉम अपने पीक पे था, और टेलीकॉम सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो 180 डिग्री पे इंडिया में रेस कर रहा था, राइट। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि हमने अपने जीवन में अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना किया। एक, जैसा कि आपने कहा, परिवार में किसान के पृष्ठभूमि से आकर के व्यवसाय में कदम रखना, पहला व्यवसाय ही हमारा बड़ा क्रिटिकल था अपने आप में, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेयर पार्ट, और फिर उसके बाद से फॉरेन गुड्स की ओर कन्वर्ट होना। सासाराम जैसे जगह में पला हुआ, बड़ा हुआ, पैदा हुआ एक इंसान जिसकी उम्र मात्र 22 बरस थी, और जिसका कोई व्यावसायिक बैकग्राउंड नहीं था, कोई आसपास फैमिली में, रिलेशंस में ऐसा नहीं था जो हमें उन दिनों में इन चीज़ों को बताए, समझाए कि कोई भी ट्रेडमार्क बिजनेस कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस कैसे होता है। वैसे दुरूह कार्य को, वैसे जिम्मेदारी को मैंने पकड़ा, और फिर वहाँ से रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट के बाद फिर टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम में उन जमानों में नोकिया जो है वो बादशाहत रखती थी, मार्केट लीडर था नोकिया, इंडिया के नहीं पूरे विश्व का, और इंडिया में तो 80% मार्केट शेयर हुआ करता था, मतलब मोबाइल का मतलब नोकिया होता था। तो नोकिया से जुड़ने का एक मौका मिला, फिर मैंने नोकिया केयर के रूप में बहुत ही बेहतरीन सेवा दिया, और 2 बार मुझे इंडिया लेवल पे नोकिया ने पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। उसके बाद फिर जो है मैं 2013 में एक समय आया कि नोकिया का जो है वो विघटन होने लगा, ढलान मारने लगा, और 2013 सितंबर में नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट के हाथे शेल आउट हो गया, या ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट में नोकिया का विलय हो गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 700 केयर सेंटर में तकरीबन 70 केयर सेंटर को, यानी मात्र 10% केयर सेंटर को कैरी फॉरवर्ड करना था इंडिया में। सेंटर के डायरेक्टर ने मेरा नाम फर्स्ट में रिकमेंड किया था, मिस्टर समीर प्रांजपेसर, जो आज भी माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के हेड हैं इंडिया के अंदर। उन्होंने पहला नाम रिकमेंड किया था बाबा सर्विस पॉइंट। तो फिर मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैं जुड़ गया 2013 में ही। उन जमाने में अब सैमसंग जो है नोकिया का जगह लेने लगा था, और सैमसंग के जो हेड थे, जो कंट्री हेड थे, वो नोकिया से ही बिलोंग करते थे, मैंने पास्ट में वो नोकिया के अधिकारी थे। तो उनको भी मेरा काम बहुत पसंद था, और कहीं ना कहीं मैंने उनको प्रभावित किया था। तो जब उन्होंने सैमसंग का बागडोर पकड़ा, तो हमसे उन्होंने कनेक्ट हुए और हमसे पूछे कि आप अगर सैमसंग परिवार से जुड़ना चाह रहे हो तो मैंने उसमें हामी भरी कि जरूर, सैमसंग आज उगता हुआ सितारा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम आपसे हाथ मिलाएं। तो उन्होंने मेरे को गया में इसकी जिम्मेदारी दी, और हमने 2013 में गया में सैमसंग में गया बाबा सर्विसेज के रूप में एक अपने संस्थान का वहाँ एस्टेब्लिशमेंट किया, और अपने छोटे भाई विनय जी को मैंने उस काम पे लगाया, जो कि सैमसंग सर्विस सेंटर के रूप में उन्होंने इंडिया में उस सेंटर का एक पहचान बना, और बिहार झारखंड के लिए तो वो एक लैंडमार्क था। आज भी मतलब उस केयर सेंटर का अपना एक अद्वितीय स्थान है सैमसंग के सर्विस सेंटर्स में। उसके बाद फिर 2014 में इंडिया में उस टाइम एक समय आया जब MI शाओमी मोबाइल जो है, जिसका सिस्टर का मतलब पार्ट है MI, उसने बहुत तहलका मचाया,
और देखते देखते वो मोबाइल के पूरे भूमंडल पे छा गया। तो एमआई के भी जो इन कंट्री हेड थे मिस्टर अरविंद गुलाटी सर, वो भी एक ज़माने में नोकिया से हुआ करते थे, क्योंकि नोकिया एक पॉइनियर कंपनी थी। उसी ने मोबाइल का शुरुआत एक तरह से इंडिया में से तो मोटरोला के थ्रू आया था, बट मोटरोला तब था जब सैसो अवस्था में थी, लेकिन जब वो प्रौढ़ अवस्था में जब वो डेवलप हुआ तो उस समय नोकिया ही उसका सब कुछ था। तो सिमिलरली फिर अरविंद गुलाटी सर की तरफ से भी हमको ऑफर आया कि अगर आप एमआई से जुड़ना चाहें, तो मैंने एमआई का भी दायित्व तो अपने कंधे पे लिया और बनारस में एमआई के लिए बहुत ही बेहतरीन काम मैंने किया। यानी सबसे पहले इस क्षेत्र में आप नोकिया में आए, फिर सैमसंग में आए, फिर एमआई में आए। जी, इस तरह से मोबाइल की दुनिया में आप कदम भरपूर ढंग से रखे। डेफिनेटली हमने एमआई के बाद भी आपको लेनोवो, टैब, हुआवे और ये सारी कंपनियां जो है अपने अपने क्षेत्र की बादशाहत रखती, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे नोकिया हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या एमआई हो। अपने अपने जमाने में अपने अपने क्षेत्र में ये मार्केट लीडर रहे और इन्होंने पूरे विश्व को एक राह दिखाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे कंपनियों से जुड़ करके मैंने बहुत कुछ सीखा और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में और हमारे बिजनेस में उन चीज़ों का झलक है जो हमने अपने उन कंपनी के लोगों से काम करते हुए सीखा। आगे चल करके 2012 में बजाज ग्रुप की तरफ से हमें एक दायित्व मिला बजाज के 2 व्हीलर मोटरसाइकिल डीलर के रूप में सासाराम और रोहतास और कैमूर की संयुक्त जिम्मेदारी हमें दी गई और फिर हमने वहाँ से बजाज के लिए काम करना शुरू किया। आगे चल करके 2013 में मैंने गया में एस्टेब्लिशमेंट किया। 2014 में अगेन सासाराम में हमने सैमसंग का एक सर्विस सेंटर डाला। 2015 फिर एक नया चैलेंज था गैस के डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में। सर्वेश्वरी इंडियन के रूप में हमने शहर में एक गैस एजेंसी का स्थापना किया और बड़ा चैलेंजिंग था। उस दौर में गैस के लिए बहुत ही मारामारी हुआ करता था। गैस के कस्टमर, गैस लेना मतलब पत्थर पे दूध जमाना, गैस कनेक्शन पाना बहुत बड़ी बात होती थी और उसको बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही आसानी से मैंने उसको सुलभ कराया और जन जन तक पहुंचाया, गांव गांव तक, दरवाजे तक। हर गांव, हर द्वार गाड़ी जाती थी और आज वो गांव में जो कॉन्फिडेंस है कि हाँ गैस, आज के डेट में लगता है कि गैस हासिल मतलब कुछ नहीं। उस वो समय था कि गैस अगर आपकी पैरवी नहीं है, आपका परिचय नहीं है, पहचान नहीं है या बहुत ज़्यादा पैसा आप नहीं खर्च कर सकते तो गैस कनेक्शन नहीं पा सकते। लेकिन आज वो गुजरे जमाने की बात हो गई है और सर्वेश्वरी इंडियन को बिहार के जितने भी टॉपर अधिकारी रहे हैं इंडियन ऑयल के, उन्होंने सराहा कि काम करना और काम कराना दोनों ने सर्वेश्वरी इंडियन ने बताया और सिखाया और सर्वेश्वरी इंडियन के राह पे चलते हुए आज जिले के जितने भी अग्रणी आपकी गैस एजेंसी है वो सर्वेश्वरी इंडियन को फॉलो करते हैं। अभी सोचिए इसमें कंज्यूमर कितने हैं? अभी अपने पास 32,000 कस्टमर के साथ इस जिला के सबसे लीडिंग एजेंसी है। 32,000 जी। देखिए ये रणविजय सिंह, मैंने काफ़ी शालीनता से ये जैसा बता रहे हैं कि मैं एक किसान का पुत्र था, मैं वहाँ से उठकर एक व्यवसाय में आया। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष की थी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिजनेस लाइन में बिल्कुल नए थे, लेकिन जोशो खरोश था, शौक था, हॉबी था इनका कि मुझे कुछ बनना है। जिस तरह से मैं देखता हूँ देश स्तर पे टाटा, बिरला, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, नो डाउट पहले ये लोग भी उसी तरह से हुआ करते थे जिस तरह से अभी बाबा ग्रुप अपनी ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं बाबा ग्रुप को आगे बढ़ाने में रणविजय सिंह का हाथ महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनका एक शौक है, इनका एक हॉबी है कि मुझको सर्विस नहीं करना है, मुझको सर्विस देना है। आज बाबा ग्रुप में लगभग सैकड़ों वैसे लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों वैसे लोग अपने घर को इस कंपनी से जुड़े हुए हैं जिनका पेट और जिनका जीवन यहाँ से चल रहा है। कि बाबा ग्रुप में अभी लगभग 8 ऐसा यहाँ बिजनेस है जिसमें जय इलेक्ट्रॉनिक्स, नोकिया केयर, बाबा बजाज, बाबा सर्विसेज जो गया में है, बाबा ऑटो सेल्स जो पियाजो कंपनी जो टेम्पू मतलब 3 व्हीलर्स का वो शोरूम है। इस तरह देखा जा रहा है तो धीरे धीरे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने गैस की दुनिया में
जो इंडेन गैस की दुनिया में इन्होंने अपना कदम रखा, सर्वसरी इंडेन के नाम से जो सासाराम में स्थापित है। उसी तरह से फिर इन्होंने बाबा टेलीकॉम जो सैमसंग जो सासाराम में ही है, बाबा ई ऑटो सासाराम का अभी हीरो इलेक्ट्रॉनिक्स खुलने जा रहा है। यानी इस तरह से बिल्कुल अपने आप को बिजनेस की ओर बढ़ाते चले गए और बिल्कुल नया नया बिजनेस को ये लाते चले गए। और उसमें ये कहा गया, अभी इन्होंने जैसे कहा भी है कि जिस तरह से पहाड़ पे घास उगाना, मतलब बिजनेस का इनको इतना तजुर्बा है कि जिस बिजनेस में भी ये हाथ लगा रहे हैं वो दिन दुनी रात चौगनी आगे की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये इतने सारे बिजनेस को जो आप फैला रखे हैं, वाराणसी में कुछ बिजनेस है, कुछ गया में बिजनेस है, कुछ सासाराम में बिजनेस है, जो मुझको जानकारी है, तो इसको आप कैसे चलाते हैं? देखिए, इसमें जो है हर एक बिजनेस का एक सिस्टम डेवलप करना होता है और किसी भी बिजनेस को, किसी भी दुनिया में कोई भी देश हो गया, कोई भी संस्था हो गई, उसको एक सिस्टम चलाता है, कोई व्यक्ति नहीं चलाता है। और एक समय होता है जब आप इन द बिजनेस काम करते हैं और एक टाइम आता है जब आप ऑन द बिजनेस काम करते हैं। तो जब आप ऑन द बिजनेस होते हैं तो आपके नीचे वो सारी चीज़ें होती है और आप जो भी बिजनेस उससे कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें आप एक सिस्टम डेवलप करते हैं। उस तरह से अपने टीम को आप ट्रेनिंग देते हैं और उस सिस्टम को आप मॉनिटर करते हैं। धीरे धीरे आपकी टीम जो है वो एक्सपर्टीज हासिल कर लेती है और वो फिर ऑटो मोड में रन होने लगता है। और समय समय पे आपको वहाँ विजिट करना होता है, आप उसके जो भी निगेटिविटी है उसको सर्च करने होते हैं, उसको कट करना होता है, पॉजिटिविटी को ऐड करनी होती है और इस तरह से वो रिफाइन होते जाता है और वो टीम रन करने लगती है। देखिए, आपने सुना रणविजय सिंह जो बाबा ग्रुप के प्रोप्राइटर हैं, इन्होंने बताया कि मैं अपने बिजनेस को किस तरह से संभालता हूँ। मतलब इनसे यहाँ के जो व्यवसायिक हैं वो कुछ ना कुछ लेसन देते हैं। बिजनेस ट्रिक इनके पास किस तरह से ये बढ़ रहे हैं। मात्र 22 साल की उम्र में ये पांजर गांव से निकले और निकलने के बाद सासाराम में ये जय इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से धर्मशाला में एक दुकान किए। और दुकान भी उस समय का ऐसा था जिसकी चर्चा आज भी होती है। आज भी लोग बोलते हैं कि जय इलेक्ट्रॉनिक्स एक अपने आप में दुकान था उस समय, आज भी वो चल रहा है। इस तरह से डे बाय डे रणविजय सिंह आगे की ओर बढ़ते गए, कभी पीछे नहीं मुड़े। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बाबा ग्रुप में जानना ये चाहूंगा कि अपने कंपनी को ये बाबा के नाम से क्यों जोड़े हैं? कहीं ना कहीं देखिए, मेरा जो जीवन है, हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे माता पिता हैं और मेरा ये मानना है कि माँ पिता ने जन्म दिया और गुरु ने जीवन दिया। तो इन तीनों का जो हमारे जीवन पे आभार रहा है और इन्हीं के कहीं ना कहीं आशीर्वाद स्वरूप आज हम हैं। तो माँ पिता हमें इस दुनिया में लाए और जब गुरु ने हमें रास्ता बताया, तो जब हम उस रास्ते पे बढ़ने लगे तो उस रास्ते का नामकरण मैंने गुरु के नाम से जोड़ दिया। फलस्वरूप हमारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं वो बाबा के नाम से हैं और बाबा ग्रुप के रूप में हमने अपने आप को स्थान। तब ये अपने बाबा से इतना प्रेम करते हैं, बाबा से इतनी मोहब्बत करते हैं कि कहीं ना कहीं अपने सारे बिजनेस को बाबा के नाम से ही जोड़ रखे हैं। और इनकी सोच ये है कि मैं आज जो जिंदा हूँ वो मालिक की मर्जी है, यानी बाबा की मर्जी है। और कहीं ना कहीं मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसी घटना घटी थी जिसको आप अपने बाबा को मालिक मानते हैं? हर घटनाएं, और वो घटना नहीं, वो दुर्घटना थी। सन 99 का अक्टूबर का समय था, दुर्गा पूजा का दिन था और हम सासाराम से बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव जा रहे थे और उस रास्ते में एक भयानक सड़क दुर्घटना हमारे साथ हुई थी। और उस दुर्घटना को जितने लोगों ने लाइवली देखा था, वो किसी को यकीन नहीं था कि शायद मैं बच सकता हूँ या मुझे बच जाना चाहिए था। लेकिन उस बहुत ही भीषण दुर्घटना के बाद भी मेरा बाल बांका नहीं हुआ, एक माइनर सा हेयर फ्रैक्चर हुआ और
मतलब उसके बाद मुझे लगा कि गुरु शक्ति ही थी जो एक ढाल का रूप लेकर के और हमारे जीवन को प्रोटेक्ट किए। उसके बाद हमारे परिवार पे और भी तमाम बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हुई। हमारे भाई के साथ हुई, दोनों भाइयों के साथ, उनकी मिसेज के साथ। अभी लास्ट ईयर कोरोना से हम लोगों ने लड़ा, पूरा परिवार ने लड़ा, और कई दफ़ा ऐसा लगा कि हमारा जो भी है उसको मौत के मुंह से हमारे मालिक ने निकाला। और ये कहने की बात नहीं, मालिक के माने बाबा अवधूत भगवान के बारे में आप जिक्र कर जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मालिक का मतलब अग्रेश्वर भगवान राम जी और हमारे गुरुपद बाबा जी। जो तो इनसे आप कब जुड़े, बाबा से कब जुड़े आप? सच मानिए तो इसका कोई ऑनेस्ट आंसर हमारे पास नहीं है। शायद पिछले जन्म में या पिछले जन्मों से जुड़ा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि एक जन्म में जितना आज मालिक का स्नेह, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इतने कम समय में मैं इसका हकदार हो सकता हूँ। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं मैं तब से हूँ जब से मैं, मेरे ख्यालात में वो चीज़ें नहीं हैं, तब से मैं उनके कर कमलों से जुड़ा हुआ हूँ, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, रणविजय सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना, बाबा अवधूत भगवान, मतलब कौन नहीं जानता है उनको, देश नहीं विदेश में उनको लोग जानते हैं। और उनके आश्रम में, जो वाराणसी में उनका आश्रम है, वहाँ सभी लोग आया करते हैं, एक से एक हस्ती आया करते हैं। जैसे वहाँ उस जगह पे हमारे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का भी आगमन हुआ, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी आगमन हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी का भी आगमन हुआ। इस तरह से देखा जाए, हालांकि आज वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से वो लोग अलग भी अपने आप को नहीं समझते थे। जो जहां रहा वहां से वो दर्शन करने आया, वो अपनी मन्नतें पूरी करने आया, वो उनसे आशीर्वाद लेने आया। इस तरह से बाबा अवधूत भगवान जो हैं वो एक हस्ती हैं, और उनके यहाँ सभी लोग आकर नमस्तक किए हैं और आज भी कर रहे हैं। उन्हीं के शागिर्दों में रणविजय सिंह हैं। यानी इनका ये कहना है कि मुझे गुरु ने कब अपना शिष्य माना, कब अपना गुरु दक्षिणा के रूप में दिया, या उस रूप में, ये मैं जानना चाहूंगा रणविजय सिंह से। गुरु दक्षिणा जहाँ तक बात है तो वो तो मुझे 99 में मिला, लेकिन मैं गुरु तत्व में कब विलीन हुआ, जैसे एक बूंद सागर में कब समाहित हो जाता है और फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो मैं उनसे कब से जुड़ा हूँ मैं आपको पहले भी बताया कि इसका आंसर ऑनेस्टली मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में भी वो नहीं है कि वो दिन मैं सोच सकूं या आपको बता सकूं कि हाँ इस दिन से। जब शायद पहली बार उनकी परिकल्पना और वो कल्पना हमारे दिलो दिमाग में आई, तो इस रूप में आई जैसे लगा कि मैं जन्म जन्मांतर से उनको जानता हूँ और वो मेरे को अपना मानते हैं, और वही खिंचाव, वही आकर्षण था जो मुझे वहाँ तक ले गया। और आज भी मैं उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके बताए हुए रास्ते पे आया हूँ। नहीं, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई है कि जब आप स्टूडेंट थे और जब आप स्नातक करने के बाद, जब अपने स्टूडेंट पीरियड में मात्र 22-23 साल की उम्र में ही आप शायद 1994 में आप आश्रम गए थे, और 1999 में शायद बाबा का दर्शन हुआ था। हाँ। यानी इतना वर्ष आपको इंतजार करना पड़ा दर्शन में। जी। कैसा लगा आपको? देखिए, आश्रम से मतलब दादाजी के ज़माने से ही हम औघड़ों की कहानी सुना करते थे, और उस कहानी में ये जो औघड़ किरदार होता था वो लगता था कि वो बड़े ही दयालु और सर्वशक्ति संपन्न और बड़े ही एक फकीर के रूप में, कि सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना और सब कुछ कर देना किसी और के लिए। तो वो जो चीज़ थी वो कहीं ना कहीं अंदर अंदर ये लग रहा था कि हम भी कुछ एक ऐसे अघोरी के साथ ही, इस तरह के एक परंपरा के हम एक गवाह रहे हैं। हमने कभी ना कभी इस चीज़ों को महसूस किया है, हमने इन चीज़ों को जिया है। और वो आकर्षण जब मुझे पता चला, जब मैंने होश संभाला कि हमारे काशी के गंगा तट पे एक अघोरी आश्रम है जिसे सर्वेश्वरी समूह के रूप में जाना जाता है, वाले हैं कि स्टूडेंट पीरियड से ही 1994 में ये बाबा के आश्रम में गए थे। वाराणसी राजघाट पुल के पास ही इनका आश्रम है, लेकिन
ये लगातार जा रहे थे 1994 से ही, लेकिन बाबा का दर्शन 1999 में हुआ 24 मई को, जैसा इनका कहना है। यानी 1994 से लेकर 1999 तक बाबा के आश्रम में लगातार ये जाते रहे कि कब बाबा का दर्शन होता है। लेकिन 1999 24 मई को बाबा का दर्शन हुआ। तब ये अपने आप को बहुत खुशनसीब समझे, बहुत सौभाग्यहीन समझे ये कि मैं आज बाबा का दर्शन कर लिया हूँ। और बाबा भी इनको काफ़ी चाहने लगे, काफ़ी मानने लगे, क्योंकि ये बाबा के दीवाने थे और इनकी एक चाहत थी कि किसी भी हाल पे मुझको बाबा का दर्शन करना है। तो भगवान ने वो दिन भी ला दिया कि बाबा का दर्शन हुआ। और दर्शन होने के बाद रणविजय सिंह का जैसा कहना है कि आज मैं जो भी हूँ बाबा के आशीर्वाद से हूँ और बाबा का दिया ही वो सब कुछ है। मैं तो एक केयर टेकर के रूप में हूँ। मैं एक अपने बिजनेस को उस रूप में नहीं ले रहा हूँ, मालिक तो हमारे बाबा हैं, मैं उसको एक चलाने वाला। देखिए, हमारा जो जन्म है, मैं आपको पहले भी बताया कि ईंधन माँ पिता ने भरा और हम चलाने वाले नहीं हैं, चलाने वाले गुरु ही हैं। उस ईंधन को गति गुरु ने दिया। जो हमारे अंदर जो ईंधन हमारे माता पिता ने भरा था, हम एक शरीर के रूप में उन्होंने स्थापित किया, हमको इस दुनिया में लाया और उस दुनिया में जो उस ईंधन को गतिमान किया, जो एक दिशा दिया, वो गुरु ने दिया। दूसरी बात, जो आपने कुछ बड़े ग्रुप्स का नाम लिया बीच में, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला और जो भी चीज़ें हैं, ये सब आज के डेट में इंडिया के नहीं दुनिया के बिजनेस आइकॉन्स हैं और वहाँ तक पहुँचने में कई पीढ़ियों ने काम किया है इनके साथ। मुझे नहीं पता हमारी मंजिल किस स्तर तक होगी, बट हमने एक शुरुआत किया है। मैं नींव का निचला ईंट हूँ, पहला पदान हूँ, पहली सीढ़ी हूँ। शायद हमारी नेक्स्ट पीढ़ी इस सीढ़ी को इस्तेमाल करके उस मंजिल तक पहुँचे, तो मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, तो आपके कितने बेटे और बेटियां हैं? मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है और हमारे दोनों भाइयों के भी एक बेटे और बेटियां हैं। तो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे तो, हमारी दोनों बेटियां जो हैं वो मेडिकल चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में हैं। बड़ी बेटी ऑलरेडी वो अपना MBBS पूरा कर चुकी हैं और PMCH से ही इंटर्न्स का भी उनका 2-3 महीने बचा हुआ है। छोटी बेटी जो है वो सहारनपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तृतीय वस्त्र की छात्रा है, वो अध्ययनरत में है। बेटा आपके RK पुरम DPS से गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए जो है वो अभी IIT की तैयारी में अध्ययनरत में है। छोटे भाई की बेटी भी जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट है DPS वाराणसी से एंड वो भी चिकित्सा के लिए अपना मेडिकल के लिए अप्रोच कर रही है और इस बार उनका भी वो है टेस्ट है। और छोटे भाई का भी बेटा जो है वो काफ़ी पढ़ने में बहुत ही सिंसियर है, बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 98-99%, 100%। तो जो भी बच्चे हैं वो हमारी फैमिली के, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। जो हमने शुरू में आपको जिक्र किया कि हमारा परिवार एक बैलेंस परिवार के रूप में, चाहे वो दादाजी ने जमींदार के रूप में अपना नाम स्थापित किया, किसान के क्षेत्र में थे, जमींदार के रूप में, पिताजी ने किसान के क्षेत्र में अपने को स्थापित किया, हम लोग व्यवसाय के क्षेत्र में अपने को स्थापित किए और हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन के क्षेत्र में अपने को स्थापित कर रहे हैं, हमारे परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये जिले का एक अजीबोगरीब परिवार है जिसमें इस बगीचे में हर तरह के फूल हैं और हमारे बच्चों ने वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है जो हम 3 पीढ़ी नहीं कर पाए, हमारे दादाजी नहीं कर पाए, हमारे पिताजी नहीं कर पाए और हम तीनों भाई मिलकर नहीं कर पाए। अब वो काम हम तीनों भाई के बच्चे के ऊपर है और बखूबी वो लोग अपने इस काम को अंजाम निभा रहे हैं। जी देखिए, रणविजय सिंह ने जो कहा आप लोगों ने सुना। सबसे पहले इनके दादा जमींदार थे, इनके पिता की कंधे पर जब जिम्मेवारी आई, उसके बाद रणविजय सिंह अपने व्यवसाय के रूप में आगे बढ़े, काफ़ी आगे बढ़े, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी, छोटे भाइयों को भी लेकर आगे चले और आज इनके बाल बच्चे यानी इनके तीनों भाई के बेटा बेटी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि हमारी 2 बेटियां मेडिकल लाइन में हैं और भी जो बच्चे हमारे बेटे जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं, उस तरह से इनके भाइयों के भी जो बच्चे हैं
वो भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इन्होंने जैसा उम्मीद किया है, जैसा बताया है कि कल हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे भाइयों के जो बाल बच्चे हैं, वो सभी लोग मिलकर हमारे परिवार को आगे बढ़ाएंगे और हमारे परिवार का नाम रोशन करेंगे।